गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केस के अन्य पहलू को समझने के लिए हम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट पहले समझना होगा और वो कॉन्सेप्ट में कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं जो आगे भी काम आता रहेगा और अभी केस के नियमों के लिए भी वो काम आता रहेगा। ठीक है, और इसमें जो जो कॉन्सेप्ट की चर्चा हम आपके सामने करने जा रहे हैं, तो पहला कॉन्सेप्ट जो है वो है नाउन इन एपोजिशन। नाउन इन एपोजिशन, ये पहला कॉन्सेप्ट की चर्चा हम करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे जो होगा हम लोगों का जेरंड। जेरंड क्या होता है इसकी चर्चा करेंगे। तीसरा चर्चा करेंगे कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है इसकी चर्चा करेंगे। और चौथा चर्चा करेंगे कनजंक्टिव नाउन। कनजंक्टिव नाउन, ये चार चीज की चर्चा करेंगे। पहले कंसेप्ट को समझ लेंगे, उसके बाद रूल फटाफट हम लोग कर लेंगे, बहुत आसानी से वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा। नाउन इन एपोजिशन बड़ा सिंपल सा बात है और इंटर रिलेशनशिप में बात सीखनी है, याद रखिएगा, आइसोलेशन में नहीं। जैसे मान लिया जाए कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग नाउन इन एपोजिशन सीखने के लिए, नरेंद्र मोदी, और यहां पर हम लोग लिखते हैं द प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर, या मान लिया जाए दूसरा एक लिखते हैं राकेश द एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट किसको कहते हैं? एस्ट्रोनॉट कहते हैं अंतरिक्ष यात्री को, और वैसे अंतरिक्ष यात्री को जो कि अमेरिका के स्पेस स्टेशन को यूज कर कर अंतरिक्ष में जाता है, ऐसे अंतरिक्ष यात्री को एस्ट्रोनॉट कहते हैं। जरा इनका विश्लेषण किया जाए, ये दो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस का या कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड का। अब यदि गौर करते हैं तो नरेंद्र मोदी जो है ये पहला नाउन है, प्राइम मिनिस्टर जो है ये दूसरा नाउन है। ऑलराइट, दो नाउन आपस में कॉमा से बटे हुए हैं। दो नाउन एक साथ तो नहीं आते हैं लेकिन कॉमा से बटकर आ सकते हैं। लेकिन गौर कीजिएगा यहाँ दूसरा नाउन किस नाउन के लिए प्रयोग किया गया है, तो ये दूसरा नाउन पहले नाउन या मुख्य नाउन के लिए प्रयोग किया गया हो। तो कभी ऐसा हो कि दो नाउन आपस में कॉमा से बटे हुए हों, जहाँ दूसरा नाउन मुख्य नाउन या पहले नाउन के विषय में कुछ कहता हो, तो इसको नाउन इन, दूसरे नाउन को नाउन इन एपोजिशन कहा जाता है। तो दूसरे नाउन को नाउन इन एपोजिशन कहा जाता है। ठीक वही बात यहाँ पर भी हो गया कि राकेश जो है ये पहला नाउन है, एस्ट्रोनॉट जो है ये दूसरा नाउन है, और आपस में ये कॉमा से बटे हुए हैं, जहाँ पर दूसरा नाउन पहले नाउन के विषय में यानी राकेश के विषय में कह रहा है, और ये बता रहा है कि राकेश नाम का जो ये बंदा है वो क्या है, एस्ट्रोनॉट है। तो इस दूसरे नाउन को जो पहले नाउन के विषय में कुछ कह रहा हो उसको नाउन इन एपोजिशन कहते हैं। एपोजिशन कहते हैं। नंबर 1। अब इंटर रिलेशनशिप की जरा बात कर ली जाए। नाउन इन एपोजिशन के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य किया जाता है। ये बातें आर्टिकल में फिर हम लोग रिपीट करेंगे, याद रखिएगा। सो इंटर रिलेशनशिप में आपको क्या सीखने का मौका मिल रहा है कि नाउन इन एपोजिशन होगा तो उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगा रहेगा। अगर यहाँ द नहीं लगा हुआ होता तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हुआ होता। तो नाउन इन एपोजिशन इतनी ही बात को करते हैं। एक बार मैं फिर से कह दूं कि दो नाउन यदि आपस में कॉमा से बटे हुए हों, जहाँ दूसरा नाउन पहले नाउन के विषय में कुछ कहता है या बताता है, तो ऐसी स्थिति में दूसरे नाउन को नाउन इन एपोजिशन कहा जाता है। यदि संबंधों की बात की जाए तो नाउन इन एपोजिशन के आर्टिकल से संबंध होते हैं और नाउन इन एपोजिशन के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया हम लोगों का नाउन इन एपोजिशन से संबंधित बातें। दूसरा है जेरंड। जेरंड क्या होता है? जेरंड के विषय में बात करने से पहले जरा मैं बताऊं आपको, जेरंड होता यूं है, इसको ध्यान में रखिएगा, यही हम लोगों का बेसिक पॉइंट है, यहीं से सारा चीज निकलेगा हम लोगों के लिए।
जेरंड होता क्या है, जरा ये बात किया जाए तो इसके पहले एक बात बता दूं, वर्ब, वर्ब कहने का मतलब यहां पर मेन वर्ब। वर्ब में जब आप आईएनजी लगा देते हैं तो वाक्य में ऐसे वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग 3 प्रकार से किया जाता है। ऐसे वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग 3 प्रकार से किया जाता है। एक जो होता है वो होता है वर्ब इन कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि हम मेन वर्ब का रूप जब आपको बता रहे थे तो वहाँ पर भी आपको बताए थे फंडामेंटल में कि वर्ब इन कॉन्टिन्यूअस टेंस को सांकेतिक रूप में V4 कहा जाता है, सांकेतिक भाषा में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं आपको, जैसे मान लिया जाए ऐसा लिखते हैं ही इज प्लेइंग, यदि ऐसा लिखते हैं ही इज प्लेइंग तो जरा चलेंगे स्ट्रक्चर से। इस वाक्य के लिए इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग में वर्ब प्लस आईएनजी आ गया, यानी ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। फंडामेंटल में बताए थे कि देयर मस्ट बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, तो ये पूरा का पूरा वर्ब का ही हिस्सा है। और इस वर्ब को जब 2 भाग में तोड़े तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, और वर्ब के पहले जो आता है वो सब्जेक्ट होता है, यानी ही सब्जेक्ट हो गया और ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया हम लोगों का। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब के बाद, और हेल्पिंग वर्ब में भी वर्ब बी बोला जाता है। वर्ब बी का मतलब होता है, भाई याद रखिएगा, एक तो बी खुद ही होता है और दूसरा इसका रूप होता है वर्ब बी का, वो होता है इज, एम, आर, वॉज, वेयर, और इसका थर्ड रूप होता है जिसको बीन कहते हैं, और वर्ब प्लस आईएनजी का रूप होता है बीइंग। ये वर्ब बी का रूप है, ये वर्ब बी का रूप है। ये 8 रूपों में बट जाता है। तो बड़ा गौर करने की बात है कि वर्ब बी इज जो है उसी का रूप है। वर्ब बी के बाद वर्ब प्लस आईएनजी यदि आ रहा हो तो वो मेन वर्ब होगा। वर्ब बी के पहले वर्ब का कोई भी रूप हो तो वो वर्ब ही होगा। फिलहाल आप समझ लीजिए कि ये मेन वर्ब है, यानी ये V4 की तरह काम कर रहा है। अब इसी प्लेइंग शब्द से लेकर दूसरा एक वाक्य बनाते हैं। मान लिया जाए ऐसा लिखते हैं प्लेइंग इज माई हॉबी, हॉबी। अब जरा गौर कीजिएगा और बात करिएगा, इस वाक्य के लिए वर्ब कौन है? इस वाक्य के लिए यदि वर्ब की बात की जाए तो इस वाक्य में वर्ब कौन है? इज है। बेशक हेल्पिंग वर्ब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हेल्पिंग वर्ब इज है, यानी वर्ब बी का रूप है। और वर्ब के पहले आने वाला कौन क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ये क्या हो गया हम लोगों का? सब्जेक्ट हो गया। क्या प्लेइंग नाउन है, प्योर नाउन है? तो नहीं, ये प्योर नाउन नहीं है, क्योंकि प्योर नाउन रहता तो ये नाम होता किसी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का, थिंग का, जबकि प्लेइंग नाउन नहीं है। तो ये अप्लाइड नाउन है, नाउन की तरह प्रयोग किया गया है। तो कुछ ऐसे टर्म भी हैं जो प्योर नाउन नहीं है, लेकिन प्रायोगिक दृष्टिकोण से वो नाउन की तरह काम करते हैं। और चूंकि ये प्रायोगिक दृष्टिकोण से नाउन की तरह काम करते हैं, इसलिए इनको अप्लाइड नाउन कहते हैं। और इस अप्लाइड नाउन का जो नामकरण व्याकरण में किया गया है वो है जेरंड। यानी जेरंड कहने का मतलब क्या हो गया कि जेरंड इज इक्वल टू, जेरंड कहने का मतलब हो गया जेरंड इज इक्वल टू वर्ब प्लस आईएनजी, पहली बात। और इसका जरा आपको विस्तार पूर्वक जरा बात बताऊं कि जेरंड का मतलब निकलकर जो आ रहा है, जेरंड का मतलब हो गया, यानी ये दूसरा जो काम करेगा वर्ब प्लस आईएनजी वो जेरंड करेगा। जेरंड का मतलब हो गया वर्ब प्लस आईएनजी, और वर्ब प्लस आईएनजी क्या काम करेगा? यदि सब्जेक्ट का काम कर रहा है वाक्य में तो उसको जेरंड कहेंगे, यदि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और यदि सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ये वर्ब के पहले आएगा। दूसरी बात जरा आगे करते हैं जेरंड के विषय में। जैसे मान लिया जाए ऐसा लिखते हैं ही लव्स
प्लेइंग, उसी शब्द का प्रयोग फिर कर रहे हैं, ही लव्स प्लेइंग। अब देखिए प्लेइंग यहाँ पर था, V4 था, वर्ब इन कॉन्टिन्यूअस टेंस था, यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम किया। फिर इससे हम लोग चलते हैं तो इस वाक्य के लिए वर्ब कौन है? इस वाक्य के लिए वर्ब जो है वो कौन है? लव्स है, ये वर्ब है हम लोगों को। और वर्ब के बाद जो आता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो है प्लेइंग, यहाँ पर वही शब्द जो है अब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट का काम कौन कर सकता है? नाउन या प्रोनाउन। अभी बता रहे थे कि भाई प्लेइंग जो है प्योर नाउन नहीं है। प्योर नाउन नहीं है तो कैसा नाउन है भाई? अप्लाइड नाउन है। और यदि अप्लाइड नाउन है तो इस अप्लाइड नाउन का क्या नाम है? जेरंड नाम हो गया। तो दूसरा परिभाषा निकल कर आ गया कि जेरंड जिसको कहते हैं कि ये वर्ब प्लस आईएनजी हो और ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करता हो, और ये वाक्य में कैसा भूमिका अदा कर रहा है? नाउन की भूमिका अदा कर रहा हूँ। इसी को हम लोग अप्लाइड नाउन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसको हम प्रायोगिक तौर पर वर्ब का रूप है लेकिन नाउन की तरह हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? अप्लाइड नाउन भी कह सकते हैं। तो ये नाउन की तरह बिहेव करेगा। तो जेरंड की परिभाषा होगी, पहले तो परिभाषा लिख लीजिए, शाब्दिक परिभाषा समझ लीजिए, और उसके बाद फिर प्रायोगिक परिभाषा यानी प्लेसमेंट के स्थापन के अनुसार परिभाषा बता दूंगा। तो जेरंड की परिभाषा होगी कि वर्ब प्लस आईएनजी यदि वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा हो तो इसे जेरंड कहते हैं। पुनः दोहरा दूं कि वर्ब प्लस आईएनजी वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा हो तो इसे जेरंड कहते हैं। अब अगर ग्राफिकल मेथड में प्लेसमेंट के हिसाब से देखिएगा तो जेरंड का प्लेसमेंट वाक्य में कब, कहाँ और कैसे करते हैं, जरा ये समझा दूं आपको, ठीक है? इसी से निकल के आ रहा सारा। तो पहली बात ये है कि देखिएगा कि वर्ब हो गया, वर्ब में कोई भी वर्ब हो जाए, वर्ब बी का फॉर्म हो या मेन वर्ब हो, वर्ब के पहले यदि वर्ब प्लस आईएनजी आ रहा हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जेरंड बोलेंगे। पहचान करिएगा, जेरंड बोलेंगे। दूसरा इसका ग्राफिकल मेथड यदि बता दें तो सामान्यतः मेन वर्ब के बाद यदि वर्ब प्लस आईएनजी आ रहा हो तो इसको भी क्या कहेंगे? जेरंड कहेंगे। ये सारी बातें मेन वर्ब के बाद वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब बी के पहले या मेन वर्ब के पहले भी है। जैसे मान लिया लिखते प्लेइंग रिक्वायर्स गुड फिजिक, तो रिक्वायर्स क्या हो जाता? वर्ब हो जाता, वर्ब के पहले प्लेइंग आ जाता तो वो जेरंड का काम करता। हाँ, चलते चलते ये भी बता दूं आपको कि यदि वर्ब बी के बाद वर्ब प्लस आईएनजी आ रहा है तो ये क्या रहेगा? ये वर्ब ही रहेगा, और वर्ब में भी क्या रहेगा? V4 रहेगा, जो ये हो गया। और V4 को यदि एक्सप्लेन करिएगा तो क्या हो जाएगा? वर्ब इन कॉन्टिन्यूअस टेंस, वर्ब इन कॉन्टिन्यूअस टेंस। वर्ब इन कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई बात समझ में? तो सवाल ये उठ गया कि जेरंड का परिभाषा हो गया कि वर्ब प्लस आईएनजी वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम करो। ये सारी बातें आगे हम लोग बात करेंगे, जेरंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल में भी इसके ऊपर में पुनः एक चर्चा की जाएगी। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया जेरंड। तीसरा कॉन्सेप्ट पर आते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट जो है वो है हम लोगों का कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है? बड़ा सिंपल सा बात होता है भाई, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन जो होता है कि दो नाउन आपस में मिलकर बने हुए हों, और जब ये आपस में मिलेंगे तो या तो बिना प्रीपोजिशन के या प्रीपोजिशन के साथ, लेकिन दोनों नाउन आपस में मिलकर किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु का अर्थ देता होगा, तभी वो कंपाउंड नाउन है। दो नाउन आपस में मिलेंगे तो दो अलग अलग अर्थ नहीं देगा। तो पहले जरा आपको बताऊं कि बिना प्रीपोजिशन से दो नाउन यदि जुड़े हुए हों
विदाउट प्रीपोजिशन से। दो नाउन यदि जुड़े हुए हों तो उनको हम लोग कंपाउंड नाउन कह सकते हैं। जैसे बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल है, यदि मान लिया जाए कहते हैं लेडी डॉक्टर, तो लेडी भी एक नाउन है और डॉक्टर भी एक नाउन है। लेडी का मतलब महिला हो गया, डॉक्टर का मतलब चिकित्सक हो गया। लेकिन यहाँ अभिप्राय ये नहीं है कि महिला कोई और है, चिकित्सक कोई और है, महिला चिकित्सक एक ही व्यक्ति है। तो दो नाउन सामान्यतः आपस में नहीं एक साथ आते हैं, लेकिन यदि ये कंपाउंड नाउन हो तो एक साथ आ सकते हैं। तो ये कंपाउंड नाउन का एग्जाम्पल हो गया। मान लिया जाए हम लोग बोलते हैं गर्लफ्रेंड, तो गर्लफ्रेंड कहने का मतलब होता है महिला मित्र। तो इसका कहीं भी ये आशय नहीं है कि लड़की कोई और है और मित्र कोई और है। गर्लफ्रेंड कहने का मतलब कि एक ही महिला मित्र है, एक ही व्यक्ति का बोध करा रहा है, जो कि दो नाउन से मिलकर बना हुआ है, गर्ल और फ्रेंड से। मान लिया जाए कि हम लोग लिखते हैं पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन, तो पब्लिक कोई और है और ओपिनियन कोई और है, ऐसा नहीं है। पब्लिक ओपिनियन का मतलब जनता की राय हो जाती है, जो कि एक ही नाउन, एक ही अर्थ दे रहा है। उसी तरह मान लिया जाए लिखते हैं समर वैकेशन, समर वैकेशन, तो समर वैकेशन कहने का मतलब ये नहीं है कि समर कुछ और है और वैकेशन छुट्टी कोई और है, गर्मी की छुट्टी, ये एक ही अर्थ दे रहा हूँ। तो इस प्रकार के पेयर जहाँ पर कि दो नाउन आपस में मिलकर बने हों और एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध करा रहे हों, तो इसको हम लोग कंपाउंड नाउन कहते हैं। दूसरा कंपाउंड नाउन का परिभाषा जो है वो कंपाउंड नाउन बनता है विथ प्रीपोजिशन, यानी कंपाउंड नाउन का फॉर्मेशन जो होता है, आप देखिएगा यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कंपाउंड नाउन, यहीं से सारा कुछ आपका निकल कर चला आएगा। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन की परिभाषा निकल कर आ जाएगी कि एक प्रकार इसका होता है जो कि बिना प्रीपोजिशन के होता है और दूसरा प्रकार जो होता है वो विथ प्रीपोजिशन के होता है। जैसे विथ प्रीपोजिशन का मान लिया जाए ऐसा लिखते हैं सन इन लॉ, तो सन एक नाउन हो गया और लॉ एक नाउन हो गया और दो नाउन आपस में मिलकर प्रीपोजिशन से मिलकर बना हुआ है। लेकिन सन का मतलब बेटा होता है और लॉ का मतलब कानून होता है, तो ऐसा तो नहीं है पुत्र और कानून दो अलग अलग बातें हैं। सन इन लॉ का एक ही अर्थ निकलता है दामाद, तो ये कंपाउंड नाउन हो गया। या मान लिया जाए लिखते हैं द कमांडर इन चीफ, द कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, तो कमांडर एक नाउन हो गया, चीफ एक नाउन हो गया, दो नाउन प्रीपोजिशन से मिलकर बना हुआ है, तो ये कैसा नाउन कहा जाएगा? कंपाउंड नाउन कहा जाएगा। या मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट जो है वो एक नाउन हो गया और इंडिया जो है वो दूसरा नाउन हो गया और ऑफ से मिलकर बना हुआ है। तो गवर्नमेंट मतलब सरकार और इंडिया मतलब भारत, तो सरकार कोई और हो भारत कोई और हो ऐसी तो बात होती नहीं है, भारत सरकार एक ही नाउन हो गया। तो ऐसे नाउन को हम लोग कंपाउंड नाउन कहते हैं। यदि परिभाषा से आप इसकी बातें करेंगे तो आप कह सकते हैं कि कंपाउंड नाउन दो नाउन आपस में प्रीपोजिशन के बिना या प्रीपोजिशन के साथ इस तरह से जुड़े हुए हों जो किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध कराता हो, ऐसे नाउन को कंपाउंड नाउन कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड नाउन में दो नाउन इकट्ठे यानी एक साथ आ सकते हैं, अन्यथा सामान्यतः दो नाउन एक साथ नहीं इकट्ठे आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दो नाउन इकट्ठे आएंगे तो नाउन के पहले क्या होता है? नाउन के पहले अभी हम लोग देख रहे थे पीछे कि नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है। यदि दो नाउन एक साथ आ जाए तो पहला नाउन को परिवर्तित करके एडजेक्टिव का रूप में बदल दिया जाता हूँ। तो ये था हम लोगों का कि कंपाउंड नाउन और क्या होता है, जिसको हम लोगों ने दो तरह से देख लिया कि कंपाउंड नाउन क्या होता है। लास्ट है कंजंक्टिव नाउन। बड़ा आसान सा बात है भाई, कंजंक्टिव नाउन। नाम से ही यदि आप चाहें तो इसको समझ जाएंगे कि कंजंक्टिव नाउन क्या होता है। कंजंक्टिव नाउन, कंजंक्टिव नाउन यानी नाउन है और किसके सहारे जुड़े हुए हैं? कंजंक्शन के सहारे जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए दो नाउन आपको जोड़ना है तो कंजंक्शन के सहारे आप जोड़ सकते हैं, राम एंड मोहन, सीता एंड गीता। और भी कंजंक्शन है, राम विथ मोहन भी लिख सकते हैं, सीता एक्सेप्ट गीता भी लिख सकते हैं।
यानी कंजंक्शन की सहायता से जब दो नाउन को आप जोड़ते हैं तो वैसे टर्म को आप कंजंक्टिव नाउन कहते हैं। तो कंजंक्टिव नाउन की परिभाषा हो गई कि दो नाउन यदि कंजंक्शन के सहारे जोड़े गए हों तो ऐसे टर्म को, ऐसे पद को कंजंक्टिव नाउन कहते हैं। ये चार टर्म के विषय में हम लोगों ने जानकारी ली है, इसलिए क्योंकि अब इस टर्म का प्रयोग रूल को बनाने के लिए किया जाएगा। तो अब केस के ऊपर में आगे की रूल की चर्चा हम लोग जरा करते हैं और लॉजिकल चलेंगे तो बड़ा आसान सा मामला लगेगा और थोड़ा मैथमेटिकल डायमेंशन भी हम लोग लेंगे यहाँ पर, इसका मैथमेटिकल डायमेंशन क्या क्या होता है। अभी जब हम लोग फंडामेंटल का क्लास पहले कर रहे थे तो उसमें एक चीज़ हम लोगों ने निर्धारित की थी। क्या निर्धारित की थी कि नाउन के बदले में प्रोनाउन आता है। तो मैथमेटिकली उसको हम लोग एक्सप्रेस किए थे, नाउन के बदले प्रोनाउन आता है तो मैथमेटिकली वो कह सकते हैं ना, प्रोनाउन इज इक्वल टू नाउन। अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे जेरंड के विषय में। जेरंड के विषय में हम लोगों ने चर्चा की कि जेरंड वर्ब प्लस आईएनजी होता है जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, अर्थात वाक्य में वह नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है। तो क्या मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं कि जेरंड का प्रयोग वाक्य में नाउन की तरह किया जाता है तो जेरंड इज इक्वल टू नाउन होता है? ऐसा हम लोग लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? संभवतः लिख सकते हैं। ठीक है, अब रूल पर जरा चर्चा करते हैं। केस से संदर्भ से कौन कौन से रूल्स होते हैं, उन रूल्स की चर्चा हम लोग जरा यहाँ पर करते हैं। सबसे पहला रूल हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, जैसे ऐसा लिखते हैं कि he wants to visit Ram house today। नंबर 2 लिखते हैं कि the child's toys are broken। ये दो पहला सिंपल सा बात लिखते हैं और जरा हर एक कंपोनेंट पर चर्चा करेंगे भाई, खाली जो गलत है उस पर चर्चा नहीं करेंगे, हर एक कंपोनेंट पर चर्चा करेंगे। यहाँ से चलते हैं, इस वाक्य के लिए वर्ब कौन है? वांट्स। ये वर्ब है, वर्ब के पहले आने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट। ही सब्जेक्ट है, कैसा है? सिंगुलर इन नंबर है। यदि वर्ब सिंगुलर हो तो उसके साथ लगने वाला वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। हम लोग पढ़े हैं कि मेन वर्ब में एस लगा हो तो ये सिंगुलर माना जाता है, तो ये सही है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि डिसाइड का प्रॉपर्टी है कि डिसाइड के साथ एक प्राइमरी ऑब्जेक्ट लगाते हैं जो कि इन्फिनेटिव कहा जाता है, टू प्लस वर्ब। उसी तरह वांट के साथ एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यदि लगाते हैं तो टू प्लस वर्ब यानी इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, तो ये भी ग्रामर के दृष्टिकोण से सही है। और जब सेकेंडरी ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो ये राम हाउस है, इसकी चर्चा करते हैं। हाउस नाउन है, राम भी नाउन है, दो नाउन एक साथ आ गए। दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते हैं। यदि दो नाउन एक साथ आ रहे हों और यदि वो कंपाउंड नाउन नहीं हो तो पहले नाउन को एडजेक्टिव के रूप में बदलना पड़ता है, और यदि किसी व्यक्ति का नाम हो, यदि उसको एडजेक्टिव के रूप में बदलना हो तो उसके ऊपर में पोस्टऑफिस लगा देते हैं, यानी पॉजिटिव केस में परिवर्तित कर देते हैं। तो यह राम की जगह पर क्या हो जाएगा? राम्स हो जाएगा। इस वाक्य में टुडे जो है इस पूरे वाक्य के मीनिंग के लिए यूज़ किया गया है। यदि पूरे वाक्य के मीनिंग के लिए टुडे यूज़ किया गया हो तो ये एडवर्ब होता है, और एडवर्ब का प्रयोग सेंटेंस के पहले या सेंटेंस के बाद किया जा सकता। थोड़ी देर पहले के डिस्कशन में मैं आपसे कह रहा था कि टुडे एक नाउन है। जब टुडे मीटिंग लिखे थे और उसको चेक करके सही करके हम लोगों ने टुडेज मीटिंग लिखा था, तो आपके लिए लर्निंग ये है कि टुडे नाउन भी है और टुडे एडवर्ब भी है। यदि पूरे वाक्य के मीनिंग में अर्थ जोड़ने के लिए टुडे का प्रयोग किया गया हो तो वो एडवर्ब है। तो यहाँ पर हम लोगों का जो एरर था वो इस जगह पर एरर था। दूसरा, यहाँ पर आते हैं द चाइल्ड टॉयज। पहली बात तो ये देख लें कि इस वाक्य के लिए वर्ब कौन है, तो इस वाक्य के लिए वर्ब आर है। आर के ठीक पहले टॉयज आ रहा है जो कि नाउन है और ये प्लूरल इन नंबर है, तो इस कारण से
आर जो प्लूरल वर्ब लगा हुआ है वो सही है। और चाइल्ड भी एक नाउन है, फिर से दो नाउन एक साथ आ गया। दो नाउन एक साथ नहीं आ सकता है। अगर दो नाउन एक साथ आ गया तो पहले नाउन को एडजेक्टिव के रूप में बदलने के लिए उसके ऊपर में एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, तो चाइल्ड के जगह पर क्या हो जाएगा, चाइल्ड्स हो जाएगा। और कोई एक डेफिनेट चाइल्ड की बात की जा रही है तो उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। और आर के बाद ब्रोकन लिखा हुआ है जो ब्रेक वर्ब का थर्ड फॉर्म है। पीछे भी आपको बता रहे थे कि इज, एम, आर, वॉज, वेयर के बाद V1 और V2 नहीं लगाते हैं, V3 लगाते हैं तो वो पैसिव वॉइस हो जाता है। तो ये पैसिव वॉइस हो गया। तो ये सेंटेंस बात बाकी मुद्दों में सही है, इसी जगह पर गलत था, चाइल्ड के जगह पर चाइल्ड्स हो जाता। तो यहाँ पर रूल आपके लिए पहला रूल जो निकल कर आ रहा है इस दो एग्जाम्पल से जो पहला रूल निकल कर आ रहा है कि यदि दो नाउन एक साथ आ रहे हों और यदि ये कंपाउंड नाउन नहीं हो और जहाँ पहला नाउन किसी व्यक्ति का नाम हो या व्यक्तियों से संबंधित कॉमन नाउन हो, दो नाउन एक साथ आ रहे हों जहाँ पर पहला नाउन किसी व्यक्ति का नाम हो या व्यक्तियों से संबंधित कॉमन नाउन हो, तो इसके ऊपर एपोस्ट्रोफी एस लगाकर इसे पॉजेसिव केस में परिवर्तित कर दिया जाता है, जो वाक्य में पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। ये पहला रूल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जरा। जैसे ऐसा लिखते हैं, द टीचर dislikes Rohan talking in the classroom. Rohan talking in the classroom. वन बाय वन चलते हैं, फिर से चाहे एक और इसमें लिख लेते हैं, फिर दोनों का बात करते हैं। आगे लिखते हैं, माई फादर praises me scoring good marks in the examination. All right. डिस्कशन कर लेते हैं स्टेप वाइज। टीचर जो है वो नाउन है, सब्जेक्ट है। टीचर एक पद है तो उसके पहले द लगा हुआ है, सही है। ये सिंगुलर इन नंबर है तो ये सिंगुलर डिसलाइक्स लिखा हुआ है। रोहन टॉकिंग, ये हमारा वर्ब के बाद आने वाला जो होता है वो ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है जो ऑब्जेक्ट की जगह पर रखा हुआ है। वर्ब में आईएनजी लगा हो और यदि ऑब्जेक्ट की जगह पर रखा हो तो उसको क्या बोलते हैं, जरंड। और रोहन क्या है, नाउन। अब मैथमेटिक्स का जरा प्रयोग कीजिएगा। जेरंड इज इक्वल टू वॉट, नाउन। तो जेरंड इज इक्वल टू वॉट, नाउन। यानी एक नाउन ये हो गया, एक नाउन ये हो गया। फिर से पुनः यही स्थिति हो गई कि दो नाउन एक साथ आ गए। तो दो नाउन एक साथ आ गए तो पहले वाले नाउन पर एपोस्ट्रोफी एस लगाकर पॉजेसिव केस में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे पॉजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता। आगे बढ़िएगा। यहाँ पर लिखता है माई फादर प्रेजेस। अगर इससे चलते हैं तो प्रेज यहाँ पर वर्ब है। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, ये वर्ब है। और इसके पहले फादर जो आया वर्ब के पहले, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया जो सिंगुलर इन नंबर है। और ये मेन वर्ब में एस लग जाता है तो सिंगुलर होता है, यानी सही है। और देखिए गौर कीजिएगा, फादर के पहले माई लगा हुआ है, यानी ये क्या रूप हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव का रूप हो गया। दिखता तो है प्रोनाउन की तरह, काम कैसा करता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट का हिस्सा आ गया हमारा, ठीक है ना, स्कोरिंग गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। अब यहाँ गौर कीजिएगा, मी जो है वो क्या चीज़ है, प्रोनाउन है ना जी। और यदि ये पूछें कि मी प्रोनाउन में केस के हिसाब से कौन से केस में है, तो केस के हिसाब से मी जो है ऑब्जेक्टिव केस में है। स्कोरिंग, स्कोर का मतलब होता है अंक प्राप्त करना, यानी कि वर्ब हो गया और उसमें आईएनजी लग गया। ऑब्जेक्ट की जगह पर वर्ब प्लस आईएनजी लगा हो तो वो जेरंड होता है।
और जेरंड का इज इक्वल टू मैथमेटिकली नाउन होता है, और यहाँ से चलते हैं तो प्रोनाउन इज मैथमेटिकली इक्वल टू नाउन होता है। तो दो नाउन पुनः एक साथ आ गया। अगर दो नाउन पुनः एक साथ आ जाए तो पहले वाले नाउन को पॉजिटिव केस में परिवर्तित कर देते हैं, और जब मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में है, उस चार्ट को रेफर कीजिए तो आपको पता चलेगा कि मी का पॉजिटिव केस क्या होता है, माई होता है। तो ये क्या बन जाएगा, माई स्कोरिंग गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। यानी रूल नंबर 2 आपके लिए बन गया, रूल नंबर 2 आपके लिए बन गया कि जेरंड के ठीक पहले आने वाला नाउन, जेरंड के ठीक पहले आने वाला प्रोनाउन पॉजिटिव केस में होना चाहिए, जो वाक्य में पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। पॉजिटिव केस में होना चाहिए जो वाक्य में पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं इसी से रूल के ऊपर में। मान लिया जाए, अब नेक्स्ट लिखते हैं, सपोज, ठीक है, कि नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर answer was not satisfactory। ऑलराइट, मान लिया जाए ये है, नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर आंसर वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, पहला, ठीक है ना। या दूसरा लिख सकते हैं कि he met Stephen Hawkins, the scientist secretary yesterday। मान लिया जाए ये दो बातें लिखते हैं, दोनों एक ही है, खाली प्लेसमेंट दाएं बाएं किया हुआ और कुछ नहीं किया गया। अब समझाने के लिए एक बात बताऊं आपको, यहां पर इससे चलते हैं तो वर्ब कौन है, वॉज है। वर्ब के पहले जो आता है वो सब्जेक्ट होता है, यानी आंसर जो है सब्जेक्ट है, और ये क्या चीज है, नाउन है। देखिए, इससे नाउन ढूंढने में बड़ा आसानी आपको होती है। नाउन है और आंसर कैसा है, सिंगुलर है, तो इसके लिए वर्ब कैसा लग गया, सिंगुलर वर्ब लग गया, वॉज लग गया हम लोगों का, वॉज नॉट सेटिस्फैक्टरी। ठीक है, अब जरा इधर आते हैं, ये नाउन है, प्राइम मिनिस्टर भी नाउन है या नहीं है, और नरेंद्र मोदी भी एक नाउन है। तो ये दो नाउन तो कॉमा से बटा हुआ है, तो ये तो चलेगा। यहां पर प्राइम मिनिस्टर एक नाउन हो गया और फिर से एक नाउन हो गया, जो कि कंपाउंड नाउन भी नहीं है और कॉमा वॉमा भी नहीं लगा हुआ है। तो अगर ट्रिक से चलें तो दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते हैं। अगर दो नाउन एक साथ आ रहे हों तो पहले वाले नाउन पर एपोस्ट्रोफी लगा देंगे। तो उस दृष्टिकोण से प्राइम मिनिस्टर के ऊपर में एपोस्ट्रोफी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, प्राइम मिनिस्टर्स बन जाएगा। उसी तरह अगर यहां पर देखते हैं तो ही सब्जेक्ट है हम लोगों का, मेट वर्ब हो गया जो कि V2 है, तो यहां वर्ब का एग्रीमेंट का चक्कर नहीं है। स्टीफन हॉकिंस एक नाउन हो गया, एक वैज्ञानिक का नाम होगा, और दूसरा साइंटिस्ट नाउन नंबर 2 हो गया। दो नाउन कॉमा से बटे हुए हों और ये नाउन इन अपोजिशन इसलिए द लगा हुआ है। और ये सेक्रेटरी भी क्या होता है, वो नाउन होता है। तो पुनः ये दो नाउन आ गए और ये कंपाउंड नाउन नहीं है। तो ट्रिक से चलिएगा तो दो नाउन एक साथ आ गए हों जहाँ पर कि कंपाउंड नाउन नहीं हो, तो ऐसे केस में पहले नाउन के ऊपर में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर इसे पॉजिटिव केस में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो साइंटिस्ट के जगह पर यहाँ क्या हो जाएगा, साइंटिस्ट्स हो जाएगा। तो ये तीसरा रूल आपके लिए निकल कर आ रहा है, और ये तीसरा रूल कह रहा है
कि यदि वाक्य में नाउन इन एपोजिशन लगा हुआ हो, पहली बात, यदि वाक्य में नाउन इन एपोजिशन लगा हुआ हो और उसके बाद पुनः एक नाउन का प्रयोग किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में नाउन इन एपोजिशन के ऊपर एपोस्ट्रोफियस लगाकर इसे पॉजिटिव केस में बदल देते हैं, जो पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। तो ऐसे केस में नाउन इन एपोजिशन पर एपोस्ट्रोफियस लगाकर इसे पॉजिटिव केस में बदल देते हैं, जो पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। ये तीसरा रूल है। ये सारा देखिए वहाँ से जो टर्म सीखे हैं वही टर्म यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हम। चौथी बात करते हैं, जैसे लिखते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया policy was very confidential in the matter of demonetization। पहली बात। दूसरा लिखते हैं कि द आर्मी हैव refused to abide by the commander in चीफ ऑर्डर। ये दोनों एक ही टाइप का बात है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये नाउन नंबर 1 है, ये नाउन नंबर 2 है, प्रीपोजिशन से जुड़कर बना हुआ है, तो ये क्या चीज़ हो गया? कंपाउंड नाउन, जो कि एक ही अर्थ दे रहा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं कमांडर जो है वो नाउन नंबर 1 है, चीफ जो है वो नाउन नंबर 2 है, प्रीपोजिशन से जुड़कर बना हुआ है, तो ये आपस में मिलकर बन गया, तो ये क्या हो गया? कंपाउंड नाउन हो गया। ये तो दो बात, पहली बात बता दी। अब जरा इसके लिए बात करते हैं, इस वाक्य के लिए। यहाँ से देखते हैं तो वर्ब कौन है? वर्ब है वॉज, ये वर्ब है। वर्ब के पहले आने वाला सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कहने का मतलब नाउन, और ये कैसा है? सिंगुलर इन नंबर है, तो वॉज सिंगुलर लगा हुआ। ये नाउन हो गया और एक नाउन ये भी हो गया, दो नाउन पुनः एक साथ आ गए। तो ट्रिक क्या कहता है कि दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते। अगर दो नाउन एक साथ आ गए तो पहला नाउन पर एपोस्ट्रोफियस लगाते हैं। अब इंडिया एक देश का नाम है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले इस पर चर्चा किए थे कि अपवाद स्वरूप देश के नाम के साथ एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग किया जाता है तो इंडिया के ऊपर में एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग किया गया। दूसरा में आते हैं, और इसमें एक विषय है आपके सीखने का जिसकी चर्चा आगे की जाएगी। यहाँ पर सब्जेक्ट है आर्मी, और आर्मी जो है कलेक्टिव नाउन है, तो द लगा हुआ है। आर्मी दिखने में कैसा लग रहा है? सिंगुलर, लेकिन वर्ब कैसा लग रहा है? प्लूरल। तो एक चीज अभी मौखिक रूप से समझ लीजिए, विस्तार पूर्वक आगे बताऊंगा कि यदि कोई कलेक्टिव नाउन हो व्यक्तियों का, आगे कहता है refused to abide by। रिफ्यूज का मतलब इनकार करना, अबाइड बाई का मतलब पालन करना होता है। अबाइड का मतलब पालन करना, और अबाइड का प्रॉपर्टी होता है कि अबाइड के साथ बाई हमेशा लगाया जाता है। तो जब भी कभी व्यक्तियों का कलेक्टिव नाउन हो और उससे डाइवर्सिटी यानी भिन्नता या मतभेद का अर्थ दे रहा हो, जैसे रिफ्यूज कर गया, इनकार कर गया, यानी कि मतभेद का अर्थ दे रहा हो, तो वैसे स्थिति में ऐसे सब्जेक्ट को, कलेक्टिव नाउन को प्लूरल इन नंबर माना जाता है, और परिणाम स्वरूप इनके साथ प्लूरल वर्ब लगाया जाता है। इसलिए यहाँ हैव लगा हुआ है, हैज का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो ये सीखने का एक चीज था। और हैज हैव हैड के बाद V3 का प्रयोग किया जाता है, और जैसे हम लोगों ने पीछे देखा कि डिसाइड के साथ इन्फिनिटिव लगा रहे थे, वांट के साथ इन्फिनिटिव लगा रहे थे, उसी प्रकार रिफ्यूज्ड के साथ भी इन्फिनिटिव लगाते हैं। तो टू अबाइड जो है वो इन्फिनिटिव है, बाई जो है प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, या नाउन या प्रोनाउन से बना हुआ, तो बाई के बाद जो नाउन आ रहा है वो क्या आ रहा है?
ऑर्डर, और ऑर्डर के लिए पुनः ये कंपाउंड नाउन है, यानी दो नाउन फिर से आ गया, चीफ और ऑर्डर। और दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते, अगर दो नाउन एक साथ आ गए तो पहले वाले नाउन पे पोस्टऑफिस लगाएंगे, यानी चीफ के ऊपर में पोस्टऑफिस लगाकर इसको पॉजिटिव केस में बदल दिया जाता है। आपके एग्जाम में क्या करेंगे कि यहाँ पर नहीं नरेंद्र मोदी पे पोस्टऑफिस लगा देंगे, सॉरी उस केस में नहीं, इस केस में आते हैं, यहाँ पर नहीं गवर्नमेंट के ऊपर में लगा देंगे, कमांडर पे, चीफ के जगह पर कमांडर पे लगा देंगे तो वो गलत होगा। आपको इस सेकंड नाउन पर पोस्टऑफिस लगाना। तो ये चौथा रूल आपके लिए निकल कर आ रहा है, और ये चौथा रूल कहता है कि ये कंपाउंड नाउन है, दोनों एग्जाम्पल कंपाउंड नाउन का है, कि यदि वाक्य में कंपाउंड नाउन लगे हुए हों, वाक्य में कंपाउंड नाउन लगे हुए हों और उसके बाद पुनः एक नाउन आ रहा है, वाक्य में कंपाउंड नाउन लगे हुए हों और पुनः उसके बाद एक नाउन आ रहा है, तो ऐसे स्थिति में कंपाउंड नाउन में प्रयुक्त दूसरे नाउन, ऐसे स्थिति में कंपाउंड नाउन में प्रयुक्त दूसरे नाउन पर एपोस्ट्रोफियस लगाकर इसे पॉजिटिव केस में परिवर्तित कर दिया जाता है। ऑलराइट, तो ये केस से चौथा रूल था हम लोगों का। पांचवा रूल पर आते हैं हम लोग केस से। पांचवा रूल जो है वो मान लिया जाए ऐसा है, राम एंड मोहन ब्रदर इज वर्किंग इन अ गुड कंपनी, इन अ गुड कंपनी, एक अच्छे कंपनी में काम कर रहा हूं, ठीक है ना। दूसरा अगर मान लिया जाए इसी पैटर्न पर लिखा जाए, ठीक है ना, कि ही विजिटेड जॉन एंड मैरी हाउस, ये दो पर बातें करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये राम एक नाउन है और मोहन भी एक नाउन है, और दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ है। और एंड क्या चीज होता है? कंजंक्शन। तो कंजंक्टिव नाउन खास करके यदि एंड से सिर्फ जुड़ा हुआ हो, ठीक है, ये दो नाउन हो गया। अब ये कंजंक्टिव नाउन जो एंड से जुड़ा हुआ है, इसके बाद पुनः एक नाउन आ गया, यानी ये नाउन और ये नाउन, दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते हम। लेकिन यहां पर एक चीज उसी तरह अगर यहां पर करें तो जॉन जो है एक नाउन है और मैरी जो है वो दूसरा नाउन है, एंड से जुड़ा हुआ है। तो ये कंजंक्टिव नाउन है, एंड से जुड़ा हुआ है, और इसके बाद पुनः एक नाउन हाउस आया है। अब यहां पर समझना या सीखना ये है कि ये राम और मोहन के लिए ये जो भाई है वो एक ही भाई है या एक से ज़्यादा है। तो ये चूंकि सिंगुलर में लिखा हुआ है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि राम और मोहन का जो भाई है वो एक ही भाई है। अगर ये ब्रदर्स हुआ होता बाय द वे, तब हम ये अनुमान लगाते कि राम का भाई कोई और है और मोहन का भाई कोई और है। तो यहाँ पर जरा थोड़ा सा हल्का सा अलग अंदाज में आपको समझना है कि दो नाउन यदि एंड से जुड़े हुए हों और दोनों के अधिकार में आने वाला व्यक्ति या दोनों के अधिकार में आने वाला वस्तु यदि एक ही हो, जैसे यहाँ भी हाउस लिखा हुआ है जो सिंगुलर इन नंबर है, यदि एक ही हो तो वैसे स्थिति में दूसरे नाउन पर एपोस्ट्रोफियस लगाया जाता, दोनों नाउन पर नहीं लगाया जाता। तो नेक्स्ट रूल जो है यहाँ पर संभवतः लगता है रूल नंबर 5 होना चाहिए, कि नेक्स्ट रूल जो है वो ये बन के आएगा कि दो नाउन यदि एंड से जुड़े हुए हों और दोनों के अधिकार में एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु हो, तो ऐसे स्थिति में दूसरे वाले नाउन पर एपोस्ट्रोफियस लगाकर इसे पॉजिटिव केस में परिवर्तित किया जाता है, जो पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा।
अब इसी का एक्सटेंशन एक है, बड़ा सिंपल सा बात है, इसी को जरा सा रिपीट कर रहे हैं जानबूझकर समझाने के लिए। राम एंड मोहन ब्रदर्स आर वर्किंग इन ए गुड कंपनी, आर वर्किंग इन अ गुड कंपनी, गुड कंपनी। या मान लीजिए ऐसा लिखते हैं, ही विजिटेड जॉन एंड मैरी हाउसेस। ऑलराइट, अब यहां और यहां में आप तुलना कर लीजिए तो आपको सब चीज बातें समझ में आ रही होंगी। बात समझने का यह है कि यहां पर यह ब्रदर था, यहां पर यह ब्रदर्स हो गया। ये तो दो नाउन एज इट इज जैसे था वैसे ही है, और ये ब्रदर्स हो गया, यानी ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि ये दो नाउन के पोजीशन या अधिकार में जो भी व्यक्ति हैं, दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति हैं। या यदि उसी प्रकार से यहाँ देखते हैं तो नाउन नंबर 1 है, नाउन नंबर 2 है, एंड से जुड़ा हुआ है, तो इन दो व्यक्तियों के अधिकार में जो ये वस्तु है ये दो या दो से ज़्यादा है, क्योंकि ये प्लूरल की तरह लिखा हुआ। तब यहाँ पर जाकर नियम बनता है कि दो नाउन यदि एंड से जुड़े हुए हों और दोनों के अधिकार में दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु हों, या दोनों के ठीक बाद आने वाला नाउन यदि प्लूरल इन नंबर हो, तो ये दर्शाता है कि इनके अधिकार में दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु हैं, और ऐसे स्थिति में दोनों नाउन पर एपोस्ट्रोफियस लगाते हैं, दोनों नाउन पर एपोस्ट्रोफियस लगाते हैं। तो ये दोनों रूल को जरा एक बार मैं बोल दूं आपके लिए कि दो नाउन यदि एंड से जुड़े हुए हों और इनके बाद पुनः एक नाउन सिंगुलर इन नंबर हो, तो यह दर्शाता है कि इस दोनों नाउन के अधिकार में पाया जाने वाला व्यक्ति या वस्तु एक ही है। अतः ऐसी स्थिति में दो नाउन में प्रयुक्त, कंजक्टिव नाउन में प्रयुक्त दूसरे नाउन के ऊपर में एपोस्ट्रोफियस लगाकर उसे पॉजिटिव केस में परिवर्तित कर दिया जाता है, जैसे दूसरे नाउन पे लगा दिया गया। आगे कहता है कि दो नाउन यदि एंड से जुड़े हुए हों और दोनों के साथ पुनः नाउन प्लूरल इन नंबर लगे हुए हों, जैसे यहाँ प्लूरल इन नंबर लगे हुए, तो यह दर्शाता है कि दोनों के अधिकार में दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों नाउन के ऊपर में एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग किया जाता है। इस 6 रूल को यदि कंक्लूड करें तो बड़ी अच्छी बात निकल कर आएगी कि सामान्यतः यदि कंपाउंड नाउन हो तो ऐसे केस में हम लोग दूसरे नाउन पर एपोस्ट्रोफियस लगा रहे हैं, लेकिन यही एक ऐसा रूल है जहां पर दोनों नाउन पर एपोस्ट्रोफियस लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये था केस और केस से संबंधित सारा नियम। इसके बाद नेक्स्ट जो सब टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे वो नंबर से संबंधित सब टॉपिक शुरू करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।